हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेसन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आज हम ज्योमेट्री से अपना लेसन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा आपका टाइम लेना चाहूँगा मैं। फ्रॉम नाउ ऑन वी वोंट जस्ट फोकस ऑन स्टडिंग टू गेट गुड ग्रेड्स बट ऑल्सो ऑन स्टडिंग टू लर्न एंड ग्रो। यानी कि हम सिर्फ पढ़ाई हम अच्छे मार्क्स के लिए ही नहीं करेंगे, बल्कि अब हम अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए और ग्रो करने के लिए उसको यूज़ करेंगे। हम अपने मार्क्स के साथ अपनी मॉरल वैल्यूज़ पे भी वर्क करेंगे। मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी होती हैं। अपनी नॉलेज को सबके साथ शेयर करेंगे एंड उसे दूसरे लोगों की मदद के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। आफ्टर ऑल वट गुड इज़ नॉलेज, अगर आपको किसी के काम ना आ सके, है ना। अब से हम पूरी कोशिश करेंगे कि बिना किसी वजह किसी के बारे में भी बुरा ना बोलें। कोशिश करेंगे कि हम एक अच्छे इंसान बने। एंड नेवर फॉरगेट, ह्यूमैनिटी इज़ द बिगेस्ट रिलीजन। अगर आप एक अच्छे इंसान बनोगे तो यकीन मानिए आपको दुनिया भी उतनी बुरी नहीं लगेगी। एंड ऑलवेज ट्राई टू हैव एन ओपन माइंड। और हम हर किसी के बारे में अच्छा तो नहीं सोच सकते, क्योंकि हम भी एक इंसान ही हैं। बट हाँ, अगर आपको किसी के बारे में अच्छे से नहीं पता या आप किसी के बारे में अच्छे से नहीं जानते तो उसके लिए भी हम बुरा नहीं हैं। फ्रॉम नाउ ऑन हम किसी प्रॉब्लम से भागेंगे नहीं या भागने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि हर प्रॉब्लम को स्ट्रेट ऑन फेस करेंगे। फिर चाहे वो कोई लाइफ की प्रॉब्लम हो या फिर मैथ्स की, हर प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह लेंगे और उसे फेस करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट कि आप अकेले नहीं हो। देयर आर पीपल हु लव यू। आपकी फैमिली, आपके दोस्त, सबसे बात करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। फिर चाहे उससे आपकी हेल्प हो या ना हो, बट आपको एक मॉरल बूस्ट ज़रूर मिलेगा और लाइफ में थोड़ी पॉजिटिविटी भी आएगी। अगर उनकी लाइफ में भी आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं तो उनसे भी बात करो, उनके साथ थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करो, ताकि उन्हें भी थोड़ा अच्छा फील हो और प्रॉब्लम्स फेस करने में आसानी हो सके उन्हें। अब आपको शायद ऐसा भी फील होता होगा कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा, या मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। तो इस केस में मैं बस आपको यही बोलूँगा कि इट ऑल स्टार्ट्स विद यू। अगर आप खुद में पॉजिटिव चेंजेस नहीं लाएंगे तो आपके आसपास के लोग भी आपका एग्जाम्पल लेके वैसे ही बनेंगे। बट अगर आप पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं तो उससे आपके आसपास इफेक्ट चीज़ें होंगी। और याद रखना, गुड चेंजेस या पॉजिटिव चेंजेस कभी भी रातों रात नहीं आते। हर अच्छी चीज़ को होने में टाइम लगता है। सो बी पेशेंट एंड जस्ट डू व्हाट यू नीड टू डू। और अगर जैसे मैं हूँ और मेरी बातों को सुनकर अगर कोई एक इंसान भी से उसको अच्छा फील हो तो, या उसकी लाइफ से थोड़ी भी अच्छी हो सके, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है शायद वो ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो इंसान ही कुछ ऐसा कर दे कि जो बात मैं लोगों तक अच्छे से ना पहुंचा सकूं, मेरी बात को मेरे से ज़्यादा अच्छे से वो उन तक पहुंचा पाए, है ना। तो एक लाइफ में हम एक पॉजिटिव आउटलुक रखेंगे। एंड लेट्स लर्न टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर एंड टेक अ स्मॉल स्टेप टवर्ड्स मेकिंग दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट फॉर ह्यूमंस। नेचर के लिए भी, प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, ये सब भी हमारे नेचर का या इस दुनिया का एक पार्ट हैं। तो हम सबके लिए एक अच्छी दुनिया बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके पास भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हों जिनसे बाकी लोग सीख सकें, तो उसे सबके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक कोट के साथ।
तो आज का हमारा कोट है, डोंट मेक एक्सक्यूजेस इफ़ यू वांट टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो अगर आप अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं और ख़ुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेक श्योर यू डू नॉट मेक एनी एक्सक्यूजेस। और एक छोटा सा सीक्रेट, कभी कभी एक्सक्यूज़ बनाना चलता है, तो कभी कभी आप एक्सक्यूजेस बना सकते हैं, बट मेक श्योर आप इसको अपनी आदत ना बनाएं और आप हर चीज़ के लिए हर अपनी गलती को छोटी गलती बोल के उसको के लिए एक्सक्यूजेस ना दें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं ज्योमेट्री की तरफ। तो ज्योमेट्री में आज हम करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशंस, पॉइंट, लाइन एंड लाइन सेगमेंट, कर्व्स, एंगल्स और पॉलीगॉन्स। तो ये सब चीज़ें आज हम कवर करेंगे। अब ज्योमेट्री का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ज्योमेट्री हम कर क्यों रहे हैं और इससे हमें कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है ज्योमेट्री। सबसे पहले इसकी थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे, इसका मतलब क्या होता है। ज्योमेट्री इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, जियो यानी कि अर्थ एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। तो पुराने टाइम में ज्योमेट्री को लोग शेप्स और मेजरमेंट के लिए यूज़ करते थे और लैंड की मेजरमेंट के लिए यूज़ करते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में हम शेप्स और मेजरमेंट से डील करते हैं और सिंस इट इन्वॉल्व शेप इट कैन बी ऑलमोस्ट सीन एवरीवेयर। अब शेप्स तो आपको हर जगह मिलेंगी और मेजरमेंट्स भी आपके काफ़ी जगह इस्तेमाल होते हैं। तो ज्योमेट्री का हमारी डेली लाइफ का ऑलमोस्ट पार्ट है, जो हम शायद नोटिस ना करते हों, बट एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है हमारी लाइफ का। और एक कहाँ कहाँ यूज़ होती है, इसको आप आर्ट में देख सकते हैं। जो आर्ट पेंटिंग्स वगैरह लोग बनाते हैं उसमें ज्योमेट्री यूज़ होती है, और आर्किटेक्चर में ज्योमेट्री यूज़ होती है, इंजीनियर्स यूज़ करते हैं इसको। तो अगर इनमें से किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपकी ज्योमेट्री पे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट क्या होता है, इसको समझने के लिए आप ऐसे देखिए कि एक इमेजिन एन एम्प्टी स्पेस, एक खाली स्पेस को इमेजिन करो, या कोई एक ब्लैंक पेपर लो। अब उस पर मेरे को उस पर कुछ नहीं दिख रहा। अब मैंने क्या किया कि उस ब्लैंक पेपर पे एक पॉइंट लगा दिया। अब वो पॉइंट होता है या वो डॉट जो है वो क्या स्पेसिफाई कर रहा है, उस डॉट से मेरे को एक लोकेशन पता लग रही है। अब उस डॉट को मैंने बोल दिया, उसका नाम दे दिया मैंने ए। तो अब उस पेज पे मेरे को ए की लोकेशन पता करनी है तो मैं उस डॉट से पता कर सकता हूँ, और इन डॉट्स को ही हम पॉइंट्स बोलते हैं। अब इन पॉइंट्स को हम एक रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब मैंने उसी पेज पे मान लो एक और डॉट लगाया, उसको नेम दे दिया मैंने बी। तो अब मेरे को बी की पोजीशन पता करनी है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि ए की वो किस डायरेक्शन में है। जैसे यहाँ पे एक को देखें तो ए के राइट वर्ड्स में है बी, तो हमें एक रेफरेंस मिल रही है कि वो बी हमारा किस डायरेक्शन में है, और ए की हमें ए और बी की लोकेशन भी पता लग रही है, और सिमिलरली बी से हमें ए की लोकेशन पता लग रही है कि वो किस डायरेक्शन में है। तो ये डायरेक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं पॉइंट्स को। नेक्स्ट है लाइन और लाइन सेगमेंट। अब पॉइंट क्या है, इसका बेसिक आइडिया तो हमें मिल गया। अब मान लो कि हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के लोकेशंस तो हमें पता लग गई, बट हमें हमें ए से बी तक जाना है या बी से ए तक जाना है, तो हम कैसे ट्रैवल करेंगे। तो उसके लिए हमें एक पाथ चाहिए ट्रैवल करने के लिए, और शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन, है ना। घूम के लंबे तरीके से जाएंगे वो, तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो लेट्स से कि एक लाइन मैंने बना दी एल, जो कनेक्ट कर रही है ए और बी को। तो अब लाइन क्या होती है, लाइन का एक फीचर होता है कि वो एक्सटेंड करती है इंडेफिनिटली दोनों तरफ से, यानी जो उसके एंड्स होते हैं वो दो इंडेफिनिटली एक्सटेंड करते हैं और हमें उसकी लेंथ नहीं पता होती। वी कैन नॉट से कि एक लाइन कितनी लंबी होती है। दैट इज़ वाई
वी यूज़ एरोज एट बोथ एंड्स। तो जो एरोज लगते हैं लाइन के पीछे वो सिर्फ इसी चीज़ को डिनोट करते हैं कि लाइन जो है वो दोनों एंड से एक्सटेंड हो रही है और उसकी लेंथ हमें नहीं पता। तो ऑल वी नीडेड टू डू फॉर्म अ लाइन वॉज 2 पॉइंट्स सॉरी। तो हमें एक लाइन बनाने के लिए क्या चाहिए थे, बस 2 पॉइंट्स। बट इसका मतलब ये नहीं है कि लाइन पे सिर्फ 2 ही पॉइंट होते हैं, लाइन पे इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। अ लाइन इज़ नथिंग। अब लाइन सेगमेंट पे आते हैं। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, अब ए और बी है। अब हमें सिर्फ मेरे को उस पाथ से मतलब है जो ए से बी की तरफ ट्रैवल कर रहा है। अब लाइन तो हमारी इंडेफिनिट एक्सटेंशन हो रही है, उसकी तो हमें उसके बारे में नहीं पता कि वो कितनी लंबी है। तो हम क्या करते हैं, हम एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, यानी कि उस लाइन का एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं जो कि हो जाएगा ए बी। तो हम उसको बोल देते हैं लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है। तो लाइन सेगमेंट इज़ नथिंग बट अ पार्ट ऑफ दैट लाइन। और लाइन को डिनोट हम करने के लिए लिख सकते हैं ए बी पे बार लगा दिया और उस बार पे दोनों तरफ एरोज होता है, जिससे कि हमें पता लगता है कि ए से भी एक्सटेंड हो रही है और बी से भी एक्सटेंड हो रही है। और लाइन सेगमेंट ए बी लिखने के लिए हमें सिर्फ ए बी के ऊपर एक लाइन लगा देते हैं। तो ये बस सिंबल्स होते हैं, इसका सच कोई रेलेवेंस नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम डायमेंशंस की तरफ। अब पॉइंट्स, लाइन और लाइन सेगमेंट तो हमने समझ लिया, थोड़ा डायमेंशंस को देखते हैं कि क्या होते हैं। आपने सुना होगा कि 1D 2D 3D ये सब टर्म्स जो हैं काफ़ी यूज़ होती हैं, तो ये आपने सुनी होंगी, जैसे 3D मूवीज़ वगैरह होती हैं। थोड़ा समझते हैं कि डायमेंशंस एक्चुअली में होते क्या। अब हमने पॉइंट को क्या देखा था कि ब्लैंक स्पेस पे एक पॉइंट है जो कि हमें एक लोकेशन बता रहा था। फिर 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करके हमें क्या मिली, एक लाइन मिली। तो लाइन हमें क्या बता रही है, एक पाथ ट्रैवल करने के लिए। ठीक है। तो 1 डायमेंशनल स्पेस को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इट इज़ नथिंग बट अ लाइन। लाइन कैसे है वो, 1 डायमेंशनल कैसे है एक लाइन, इसको आप ऐसे सोच सकते हैं कि आपको ए पॉइंट्स, अब जो हमने लाइन वाला एग्जांपल लिया था कि ए से बी तक ट्रैवल करना है हमें, तो हम ए से या तो बी तक जा सकते हैं या हम बी से ए तक जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, है ना। तो इसमें जो है वो हम एक उस लाइन के अलॉन्ग ही मूव कर पा रहे हैं, उसके अलावा हमारे पास ट्रैवल करने को और कोई पाथ नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट डायमेंशन हो गया। इसमें आप नंबर लाइन का भी एग्जांपल आपको याद होगा, हमने किया हुआ है। नंबर लाइन पे भी क्या होता है, या तो राइटवर्ड मूवमेंट होती है, लेफ्टवर्ड मूवमेंट होती है, जो कि उस लाइन के ऊपर ही होती है ना। तो ये हमारा इसको आप एक 1 डायमेंशनल स्पेस की तरह समझ सकते हैं। फिर आता है हमारा 2 डायमेंशनल स्पेस। अब 1 डायमेंशनल स्पेस तो हो गया कि एक सिंगल लाइन है जिसमें हम उस लाइन के अलॉन्ग ही मूव कर सकते हैं। 2 डायमेंशनल स्पेस में क्या होता है कि हम उस लाइन के अलॉन्ग, उसमें हमने एक और लाइन, जैसे मान लो हमने एक और लाइन ऐड कर दी। ठीक है। अब हम राइट लेफ़्ट तो मूव कर पा रहे हैं, बट हम अप डाउन भी मूव कर सकते हैं, यानी कि एक एरिया आपको मिल जाएगा इसमें। अब इस फिगर में तो आपको एरिया दिखेगा नहीं, बट आप अगर एक स्क्वायर का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे स्क्वायर जो होता है उसमें राइट लेफ़्ट मूवमेंट यानी कि एक लेंथ होती है उसमें और एक विड्थ होती है ना। तो या तो आप लेंथ के अलॉन्ग मूव कर सकते हैं या विड्थ के अलॉन्ग मूव कर सकते हैं। अब उसमें एक फिक्स्ड एरिया होता है 2 डायमेंशनल फिगर में, है ना। जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया या सर्कल हो गया, तो इन सारे फिगर्स का एक एरिया होता है। उस एरिया के अंदर हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, एक 2 डायमेंशनल स्पेस। इसको आप अपने रूम की दीवार के उससे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे आप दीवार के अलॉन्ग राइट लेफ़्ट भी मूव कर सकते हैं और अप डाउन भी मूव कर सकते हैं, है ना। तो वो हम, और उसका एक बेसिकली उस दीवार का जो जितना भी एरिया है उसके अंदर आप मूव
मूवमेंट अपनी कर सकते हैं। तो हमारा 2 डायमेंशनल स्पेस हो गया आपका एक वॉल ऑफ अ रूम या आपका ग्राउंड, ठीक है, आपका जो फ्लोर है। अब 3 डायमेंशन पे आते हैं। अब आपका रूम का एग्जांपल लेते हैं। इसके लिए जैसे आपकी वॉल थी, अब वॉल के साथ हमने एक और वॉल उसके साथ जैसे अटैच हो गई। अब हम उस वॉल के अलोंग तो मूव कर पा रहे थे, बट हमें वॉल के बाहर की तरफ भी मूव करना है। तो वो मूवमेंट हमें कैसे अलाउ कर पा रहा है, एक हमें थर्ड डायमेंशन के थ्रू। थर्ड डायमेंशन क्या हो गई हमारी, आउटवर्ड मूवमेंट जो है। वो आउटवर्ड मूवमेंट किस वजह से पॉसिबल है, क्योंकि एक वॉल जैसे एक लाइन के अलोंग हमने दूसरी लाइन लगाई थी, तो हम राइट लेफ्ट के साथ अप डाउन भी मूव कर पा रहे थे। वैसे ही थर्ड डायमेंशन के आने से हमारी एक तीसरी टाइप की मूवमेंट भी आ जाती है, जो कि आउटवर्ड मूवमेंट होती है। अब आप उस वॉल के अलोंग तो मूव कर सकते हैं, उस वॉल के बाहर भी आ सकते हैं। जैसे कोई कीड़ा आपकी दीवार पे चल रहा है, एक एग्जांपल लेके चल लो, वो दीवार पे चल रहा है, तो वो उस टाइम पे वो 2 डायमेंशनल स्पेस में है ना। और जैसे ही वो उड़ के बाहर आता है एयर में, तो अब वो उस वॉल पे तो है नहीं, तो हमारी क्या हो जाती है, वो एक थर्ड डायमेंशन होती है, जो कि हमें जिसको आप ऐसे कह सकते हैं कि हमने एक वॉल के साथ एक और वॉल लगा दी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड डायमेंशन। अब जो भी 3 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं, जैसे कि क्यूब, सिलेंडर या क्यूबॉइड, इन सब में क्या होता है, इसमें एरिया नहीं होता। इसमें वो जो भी एरिया ऑक्यूपाइड करते हैं उसको हम वॉल्यूम बोल देते हैं। तो ये हमारा हो गया डायमेंशंस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगर नहीं समझ आया तो ज़रूर अपने डाउट्स मेरे से पूछ लेना कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई, क्योंकि ये चीज़ मैं अभी पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है मेरे समझाने का तरीका उतना अच्छा ना हो, मेरे को भी ऐसा लगता है। बट तो आपको अगर किसी भी तरीके से कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, द लाइंस विच मीट और क्रॉस एट सम पॉइंट आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग। तो बेसिकली कोई भी 2 लाइंस अगर किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं या एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो हम उन लाइंस को बोल देते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। आप एग्जांपल ले फिगर के थ्रू देख सकते हैं, 2 लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, द लाइंस विच नेवर मीट एट एनी पॉइंट। अब 2 लाइंस हैं, उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, बट कितना भी एक्सटेंड कर लो वो लाइंस किसी भी पॉइंट पे जाके नहीं मिल रही, तो हम उन लाइंस को क्या बोल देते हैं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के एग्जांपल के लिए आप अपने स्केल को भी देख सकते हैं। स्केल का जो टॉप और बॉटम होता है वो पैरेलल होता है, यानी कि उस चीज़ को हम कितना भी आगे तक एक्सटेंड कर लें, वो लाइंस जो हैं वो मीट नहीं करेंगी। नेक्स्ट, रेज एंड एंगल्स। लाइंस तो हमने पढ़ ली थी, अब रेज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। रेज आर द लाइंस विच हैव वन एंड एंड एक्सटेंड इंडेफिनिटली फ्रॉम द अदर एंड। तो रेज एक तरीके की लाइन ही है, बट रेज और लाइंस में क्या डिफरेंस है कि रेज का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और दूसरी पॉइंट से वो इंडेफिनिटली एक्सटेंड करती हैं। जैसे लाइन दोनों तरफ से करती है, वैसे रे एक तरफ से करती है। तो रे का एग्जांपल आप देख सकते हैं, रेज ऑफ सनलाइट या फिर लाइट फ्रॉम अ टॉर्च। उनका एक सोर्स पॉइंट होता है जहाँ से ओरिजिन होता है उनका, और वो दूसरी तरफ ट्रैवल करती हैं। मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और वहाँ से वो लाइट इंडेफिनिटली ट्रैवल करती हैं, है ना। तो ये हमारी हो गई रे। रे को डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे लाइन पे हम दोनों तरफ एरो लगा देते हैं उसके नेम के ऊपर, वैसे ही रे के ऊपर हम जिस तरफ से वो एक्सटेंड कर रही है उस नेम के ऊपर एरो लगा देते हैं। जैसे इस फिगर में बी की तरफ एक्सटेंड कर रही है और ए जो है वो सोर्स पॉइंट है, तो हमने ए बी पे रे बनाया और जो एरो है वो बी की तरफ लगेगा। अब अगर एरो ए की तरफ लग रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो लाइन जो है बी से स्टार्ट हो रही है और ए की तरफ एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। एंगल्स पे आते हैं। 2 इंटरसेक्टिंग रेज और लाइन सेगमेंट्स
आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट स्पेसिफिक पोजीशंस। जब भी ऐसा होता है कि कोई रे या कोई दो लाइंस या लाइन सेगमेंट एक दूसरे पे इंक्लाइंड होते हैं एक स्पेसिफिक पोजीशन पे और वो इंटरसेक्टिंग भी होते हैं, तो उस इंक्लिनेशन को हम क्या बोल देते हैं? एंगल। अब इसका एक एग्जाम्पल इस फिगर्स के थ्रू आप देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट फिगर में क्या है, दो रेज हैं जो कि एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं और दोनों में थोड़ा सा इंक्लिनेशन है, तो हमें एक एंगल मिल रहा है जो कि ब्लू इससे मार्क हमने कर रखा है। सेकंड फिगर में इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो एक तो राइट साइड में जो है ब्लू कलर का वो एक एंगल है और एक अपवर्ड जो एंगल है, और भी एंगल इसमें बन रहे हैं, तो मैंने आप सारे मार्क नहीं कर रखे, आपके लिए दो ही मार्क कर रखे हैं। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस और रेज या फिर कोई लाइंस में लाइन सेगमेंट में एंगल्स बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं कर्व्स की तरफ। कर्व्स मीन समथिंग विच इज़ नॉट स्ट्रेट। अब जो कॉमन लैंग्वेज में हम कर्व किससे बोलते हैं? कोई भी चीज़ जो सीधी नहीं होती या मुड़ी हुई चीज़ों को हम कर्व बोलते हैं, है ना। बट मैथमेटिकली क्या होता है? कर्व, स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो अ कर्व मैथमेटिकली। तो कर्व्स की थोड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है? कर्व्स आर कॉन्टीन्यूअस, विच मीन्स कि आप अगर एक पेपर पे एक पॉइंट से पेंसिल लेके कुछ ड्रॉ कर रहे हैं या एक लाइन या एक कर्व बना रहे हैं, तो वो कॉन्टीन्यूसली जिस पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, और तो जहाँ पे भी आपने वो पेंसिल या पेन उठाया या ऊपर होल्ड किया, वो पॉइंट उसका एंड पॉइंट हो जाएगा, तो वो हमारा एक कर्व हो जाएगा। और पॉइंट वेयर यू लिफ्ट द पेंसिल इज वेयर द कर्व एंड्स। ठीक है। अब बिलो आर सम कर्व्स। अब ये कर्व्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। इसमें फिगर्स 1, 3 और 4 जो हैं वो सिंपल कर्व्स हैं। सिंपल कर्व हम और फिगर 2 जो है सिंपल कर्व नहीं है। अब सिंपल कर्व कैसे हैं ये? क्योंकि इसमें कोई भी पॉइंट जो है एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है। जैसे सेकंड फिगर में जो है वो जो फिगर है वो आपस में ही क्रॉस कर रही है, या जो उसकी जो लाइन है उस कर्व की वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, और 1, 3, 4 में ऐसा नहीं हो रहा। तो इसलिए हम इस टाइप की फिगर्स को हम सिंपल कर्व्स बोलते हैं, और सेकंड टाइप की जो फिगर हैं वो सिंपल नॉन सिंपल कर्व्स होते हैं। अब सिंपल और नॉन सिंपल तो देख लिया। ओपन और क्लोज्ड कर्व्स होते हैं। ओपन कर्व्स क्या होते हैं? which have distinct end points and never meet। अब ओपन एंड कर्व को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने इसको लाइन का एग्जांपल समझते हैं। एक लाइन ड्रॉ करी आपने। अब लाइन का एक जो, या लाइन सेगमेंट बोल लो, लाइन तो इंडेफिनिट एक्सटेंशन होता है, तो एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया। अब लाइन उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो एंड पॉइंट होता है वो मीट नहीं कर रहा होता है ना, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? ओपन कर्व। या इसको एक एल के एग्जांपल से भी ले सकते हैं। एक हमने एल ड्रॉ किया, अब उसका भी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जो है वो सिमिलर नहीं है, तो वो भी एक ओपन कर्व हो गया। क्लोज कर्व क्या होता है? जिसका कोई स्टार्टिंग या कोई एंड पॉइंट हम उसमें डिटरमाइन नहीं कर सकते। जैसे एक सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, या ये फिगर्स में भी देख सकते हैं 1 है, 3 है, ये सारी जो हैं क्लोज फिगर्स हैं। 2 भी एक क्लोज कर्व है, क्योंकि इसमें भी हम स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को डिटरमाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स आर द कर्व विच आर एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अब जो कर्व्स सिर्फ लाइन सेगमेंट्स से बनते हैं, जिनमें कोई बेंडिंग वाली लाइन नहीं होती, कर्व्ड लाइन बेसिकली, तो वो हमारा पॉलीगॉन हो जाता है। अब पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? क्लोज्ड कर्व होते हैं, वो ओपन कर्व नहीं होता। जैसे एल या कोई लाइन है वो, उससे हम उसे हम पॉलीगॉन नहीं बोल सकते। पॉलीगॉन्स नीड टू बी क्लोज्ड एंड सिंपल।
तो अब पॉलीगॉन में क्या होता है, साइड्स होती हैं, वर्टिसेस होते हैं और डायगोनल्स होते हैं। साइड्स क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगॉन। तो जिन भी लाइन सेगमेंट से वो पॉलीगॉन फॉर्म हो रहा है उसको हम साइड बोलते हैं। ये हम अभी देखेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। अब एक मीटिंग पॉइंट होता है जिसमें जो कि दो साइड्स को या दो लाइन सेगमेंट्स को जॉइन कर रखा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस आर कॉल्ड द डायगोनल्स। जो भी एडजेसेंट होता है, जो भी साइड साथ में साथ में या साइड में साइड बाय साइड जो पॉइंट्स होते हैं, और नॉन एडजेसेंट जो कि साइड साथ में नहीं होते। तो जो भी नॉन एडजेसेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाले लाइन सेगमेंट्स होते हैं उन्हें हम डायगोनल बोल देते हैं। ये अब ट्राइंगल पे आता है। ट्राइंगल इज द पॉलीगॉन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। तो एक पॉलीगॉन में हम मिनिमम साइड्स कितनी देख सकते हैं, 3। ट्राइंगल इज द ओनली पॉलीगॉन विच डज नॉट हैव एनी डायगोनल्स। अब इसमें डायगोनल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कोई एडजेसेंट साइड नहीं है, तो नॉन एडजेसेंट पॉइंट्स नहीं है। ए के साथ बी भी होता है, ए के एडजेसेंट में बी भी है और सी भी है, सिमिलरली बी और सी के लिए भी। तो इसमें साइड्स कितनी हैं, 3 साइड्स हैं, ए बी, बी सी और ए सी। तो यानी कि इन 3 सेगमेंट से मिलकर बना है। और इसमें वर्टेक्स कितने हैं, एक वर्टेक्स है ए जो कि बी और बी ए सी को कनेक्ट कर रहा है, फिर है बी जो कि ए बी और ए सी को कनेक्ट कर रहा है, और एक है सी जो ए सी और बी सी को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं क्वाड्रिलेटरल पे। क्वाड्रिलेटरल इज़ अ 4 साइडेड पॉलीगॉन। इसमें 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होते हैं और एंगल्स होते हैं। और जैसे ट्राइंगल में हमने देखा, इस ट्राइंगल को नेम करने के लिए हम किसी भी तरीके से नेम कर सकते हैं, ए बी सी, ए सी बी, क्योंकि उसमें सारी साइड जो हैं एडजेसेंट होती हैं। बट पॉलीगॉन में क्वाड्रिलेटरल में ऐसा नहीं होता। इसमें हमें नेमिंग करने के लिए एक साइक्लिक मैनर यूज़ करना पड़ता है। तो या तो हम क्लॉकवाइज नेमिंग कर सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज। इसमें साइड्स कितनी हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी है। वर्टिसेस हो गए ए बी सी और डी, और इसमें डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी। तो अगर हम ए और सी को कनेक्ट करेंगे और बी और डी को कनेक्ट करेंगे तो हमें हमारे डायगोनल हो जाएंगे। और इसको हम नेम कैसे करेंगे, या तो हम इसको बोल सकते हैं ए बी सी डी, ये क्लॉकवाइज हो गया, या हम एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग भी कर सकते हैं, ए डी सी बी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम वर्टिसेस ले रहे हैं वो एडजेसेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट है सर्कल्स। सर्कल इज़ अ सिंपल क्लोज्ड कर्व एंड इज़ नॉट अ पॉलीगॉन। क्योंकि सर्कल में कोई लाइन सेगमेंट इन्वॉल्व नहीं होता तो इसे हम पॉलीगॉन नहीं बोलते। और ये भी एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। अब सर्कल में क्या क्या होते हैं, एक सेंटर होता है, रेडियस होता है, कॉर्ड्स होते हैं, आर्क्स होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं। तो ये सब सर्कल के पार्ट्स हैं। अब इस सर्कल में आप देख सकते हैं कि ओ जो है सर्कल का सेंटर पॉइंट है, ओ ए, ओ बी और ओ सी क्या हैं, उसके रेडियाई हैं या रेडियस हैं। अब रेडियस क्या होता है, अगर हम सेंटर से लेकर सर्कल के सेंटर से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें सर्कल के बाउंड्री पे कोई पॉइंट लेके, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रेडियस। तो ओ ए, ओ बी और ओ सी हो गए रेडियस। और ए बी इसमें है डायामीटर। डायामीटर क्या होता है, डायामीटर एक लाइन सेगमेंट होता है सर्कल के अंदर जो कि सर्कल के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करता है और सेंटर से पास करता है। और डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, जो कि इसमें आप फिगर में देख सकते हैं कि ओ ए रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है। तो इन दोनों को ऐड करके 2 ट्वाइस ऑफ रेडियस बनेगा, जिससे हमें डायमीटर ए बी मिल रहा है। अब इसमें जो पॉइंट ए और पॉइंट सी हैं, इससे हमें 2 चीज़ें मिल रही हैं। एक तो आर्क ए सी मिल रही है और
एक सेगमेंट AC मिल रहा है। अब इसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो, सॉरी, इसमें अगर आप इसको कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए हम इसको दो सेपरेट फिगर से समझेंगे। तो आर्क AC क्या है? लेंथ ऑफ द बाउंड्री फ्रॉम A टू C। तो जो भी बाउंड्री को हम A और C की लेंथ है बाउंड्री पे A से C तक, वो क्या है? हमारी आर्क। अब आर्क से हमें क्या मिल रहा है? आर्क से अगर हम सेंटर को A से कनेक्ट करेंगे और C से कनेक्ट करेंगे तो OAC जो है हमारा सेक्टर बन जाता है। सेक्टर हमारा एक एरिया होता है जो कि हमें उस आर्क की वजह से मिल रहा है। अब जो नेक्स्ट फिगर है उसमें हमें कॉर्ड AC देखते हैं। कॉर्ड AC क्या है? कॉर्ड AC इज द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग पॉइंट A टू पॉइंट C फ्रॉम इनसाइड। तो जो A और C को लाइन सेगमेंट कनेक्ट कर रहा है इंटरनली, जो अंदर से जो लाइन कनेक्ट कर रही है वो हमारी कॉर्ड हो गई। कॉर्ड्स यही होती हैं जो भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट करती हैं इंटरनली। और डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल, ये भी ध्यान रखना। तो कॉर्ड डिवाइड द सर्कल इनटू सेगमेंट्स। अब ये सेगमेंट्स में डिवाइड करती है, एक माइनर सेगमेंट होता है और एक मेजर सेगमेंट। जैसे आर्क से सेक्टर में डिवाइड कर रही थी माइनर और मेजर, वैसे ही कॉर्ड जो है वो भी सेगमेंट्स में कॉर्ड जो है वो सेगमेंट में डिवाइड करती है। एक होता है माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट। माइनर इज़ द स्मॉलर पोर्शन जो कि शेडेड पोर्शन है, और मेजर जो है अनशेडेड पोर्शन, वो मेजर सेगमेंट है। तो हमारा ज्योमेट्री का ख़त्म हो गया और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।